ये सिर्फ मूसलाधार बारिश नहीं, ये इकोनॉमी के लिए एक शॉक है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दिहाइयों बाद ऐसा सैलाब आया है कि नक्शा बदल गया। लाखों लोग मुतासिर हुए और इकोनॉमी के हर सेक्टर पर दबाव बढ़ा। तारीख बताती है कि जब पानी हद से बढ़ता है तो कीमतें, इंपोर्ट्स और जीडीपी सबका रुख बदल जाता है। अगले चंद मिनट्स में हम ये देखेंगे कि ये सैलाब सिर्फ इंसानी अलमिया नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक इवेंट क्यों है, कहाँ पानी अपनी हद से क्यों और कैसे बढ़ा, एग्रीकल्चर जोन्स में फसलें खास तौर पर कपास और चावल किस हद तक मुतासिर हुई, सड़कें, पुल, बिजली और लॉजिस्टिक्स रुकने से सप्लाई चेन पर क्या असर पड़ा, और सबसे अहम कीमतों, इंपोर्ट्स और ज़र मुबादला के ज़खायर पर इसका असर आने वाले दिनों में कैसा होगा। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हुआ क्या, कौन से दरिया कब और क्यों सुपर फ्लड में गए। जून के आखिर से शुरू होने वाली बारिशें अगस्त के आखिर तक गैर मामूली शिद्दत इख्तियार कर गई। पंजाब में मुसलसल बारिशों ने 50 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया और 3 बड़े दरिया सतलुज, रावी और चनाब अपनी गुंजाइश से बढ़कर बहने लगे। भारत के डैम भरने के बाद जब इजाफी पानी छोड़ा गया तो सरहद पार से आने वाला रेला पाकिस्तान के लिए तबाही का बायस बना। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल मुख्तलिफ थी, मगर उतनी ही खतरनाक पहाड़ी इलाकों में अचानक आने वाले फ्लड्स ने पूरे देहात बहा दिए। बुनेर में एक शादी की तकरीब लम्हों में हादसे में बदल गई जब पूरा काफिला सैलाबी रेले की नजर हो गया। ये महज चंद वाकयात हैं। हकीकत ये है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों में बड़े पैमाने पर इनखला हुआ। लाखों लोग स्कूल, सरकारी इमारतों और आर्जी कैंप्स में पनाह लेने पर मजबूर हुए। इस सैलाब की सबसे बड़ी वजह गैर मामूली बारिश थी। माहिरीन के मुताबिक 2025 के मानसून में बारिशें आम साल के मुकाबले में 10 से 15% ज्यादा हुई, और ये इजाफा बराह रास्त क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। मौसमी पैटर्न अब बेतरतीब और नाकाबिले पेश गोई हो चुके हैं। कभी बारिशों का पूरा स्पेल रुक ही नहीं रहा और कभी महीनों तक खुश्क साली रहती है। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस में इसका आलमी हिस्सा 1% से भी कम है, मगर असरात सबसे ज्यादा यहाँ महसूस हो रहे हैं, यानी नुकसान ज्यादा, कसूर कम। कहानी का दूसरा पहलू सरहद पार का है। भारत ने मामूल के मुताबिक पाकिस्तान को पानी के बहाव का डाटा फराहम नहीं किया। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ये मालूमात लाजमी है, मगर इस साल ये मुआहदा सस्पेंड रहा और नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के पास पेशगी तैयारी के लिए दरकार वक्त ही नहीं था। इस पर मजीद दबाव तब बढ़ा जब दरियाए रावी पर मधुपुर के हेडवर्क्स के दरवाजे टूट गए। भारत का मौक़िफ़ था कि ये हादसा था, मगर पाकिस्तान में लाखों लोग उसके बाद पानी की लपेट में आ गए। लाहौर के नवाही इलाके और नारोवाल, शक्करगढ़ जैसे इजला सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। इस सैलाब का सबसे बड़ा धचका एग्रीकल्चर को लगा। सेंट्रल पंजाब के मैदानी इलाकों में हजारों एकड़ खेत डूब गए। चावल, मकई और सब्जियां लम्हों में खत्म हो गई। किसान अरबों रुपए का नुकसान सह गए और पानी अब जनूबी इजला की तरफ बढ़ रहा है, जहां कपास खड़ी है, वही कपास जिस पर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स खड़ी हैं। छोटे किसान सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। इनकी साल भर की कमाई, अनाज, घर और मवेशी सब बह गए। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि इनमें से बहुत से गुर्बत की लकीर से नीचे जा सकते हैं, जैसा कि 2022 के सैलाब के बाद हुआ था, जब 90 लाख लोग अचानक गुर्बत में धकेल दिए गए थे। फूड सप्लाई चेन टूट चुकी है, तरसील रुकी हुई है और नतीजा मार्केट में महंगाई है। आटा और सब्जियां पहले ही महंगी हो रही हैं। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो हमें फूड इंपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा, जिससे इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, और दूसरी तरफ कपास और चावल की तबाही से एक्सपोर्ट्स गिरने का खतरा है। मवेशी भी नहीं बच सके। अंदाजा है कि 5000 से ज्यादा जानवर पानी में बह गए या बीमारियों में मर गए। पंजाब में अगरचे 5 लाख के करीब जानवर महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए, मगर हजारों खानदान जो 2-4 दूध देने वाले जानवरों पर गुजारा करते थे, सब कुछ खो बैठे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिखर गया है। सड़कें, पुल, रेल का निजाम और एयरपोर्ट तक डूब गए।
सियालकोट एयरपोर्ट बंद हुआ, कई देहात सिर्फ कश्तियों से काबिल रसाई रहे और जनूबी पंजाब की शाहराहें गायब हो गईं। खैबर पख्तूनख्वा में 300 से ज्यादा सड़कें और 32 पुल टूट गए, बिजली के खंभे गिर गए, देहात अंधेरे में डूब गए और फोन और इंटरनेट बंद हो गया। सरकारी इमारतें, स्कूल और अस्पताल भी तबाह हुए। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 600 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा और आबपाशी के निज़ाम को 10 अरब रुपए से ज्यादा का झटका लगा। पंजाब और सिंध में नहरें टूटने से आइंदा फसलों के लिए पानी देना भी मुश्किल हो गया है। ये सब अवामिल मिलकर आने वाले महीनों में मईशत पर भारी दबाव डालेंगे। अजनास की तरसील रुकेगी, महंगाई बढ़ेगी, बजट पर खरमों का बोझ पड़ेगा, ज़रूरी पैदावार कम होगी, इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स गिरेंगी और तजारती खसारा ऊपर चला जाएगा। आलमी इदारे खबरदार कर रहे हैं कि ये नुकसान जीडीपी के एक बड़े हिस्से को खा सकता है, बिल्कुल 2022 की तरह। सबसे बड़ा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। बेसिक फूड, पेट्रोल और बिजली सब महंगे होंगे और वो लाखों लोग जो पहले ही गुर्बत की लकीर के करीब हैं, इस सैलाब के बाद उस लकीर से नीचे जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि दुनिया क्या करेगी। 2022 के बाद आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए 10 अरब डॉलर का वादा हुआ था, लेकिन हकीकत ये है कि 3 बरस में सिर्फ 2.5 अरब डॉलर मिल सके। इस बार भी अक़वाम मुत्तहिदा और दोस्त ममालिक ने हमदर्दी का इजहार तो किया है। तुर्की के सदर ने मदद की पेशकश भी की है, लेकिन असल फंडिंग अब भी बड़ा चैलेंज है। माहिरीन का अंदाजा है कि 2025 के सैलाब से नुकसान कई अरब डॉलर तक जा सकता है। अगर 2010 और 22 को मिलाकर देखें तो पाकिस्तान पहले ही तकरीबन 40 अरब डॉलर का नुकसान सह चुका है और मौजूदा तखमीने कहते हैं कि 2025 का नुकसान भी 30 अरब डॉलर से ऊपर जा सकता है, जो एक कमजोर मईशत पर मजीद अरबों डॉलर का बोझ डाल देगा। ये सैलाब की कहानी नई नहीं है। 1950 से अब तक पाकिस्तान में तकरीबन 20 बड़े सैलाब आ चुके हैं, जिनमें से आधे सिर्फ पिछले 20 बरसों में आए हैं। ये सीधा इशारा है कि माहौलियाती तब्दीली ने सैलाब को एक मामूल बना दिया है। 2010 का सैलाब सबसे बड़ा समझा जाता था। 2000 अमवात, 2 करोड़ मुतासिरा अफराद, 10 अरब डॉलर का नुकसान, 6.5 मिलियन एकड़ जमीन और 16 लाख मकानात तबाह। फिर आया 2022, 1700 अमवात, 33 मिलियन मुतासिरा अफराद, 30 से 40 अरब डॉलर का नुकसान, 6000 देहात सफा हस्ती से मिट गए, 4000 किलोमीटर पर फैली सड़कें तबाह, 19 मिलियन एकड़ खेत जेरे आब, 8 मिलियन बेघर, 9 मिलियन गुर्बत की लकीर से नीचे। और अब 2025, एदाद अभी मुकम्मल नहीं मगर तस्वीर वाज़ेह है। पंजाब में 4 दिहाइयों के रिकॉर्ड टूट गए, खैबर पख्तूनख्वा में जानी नुकसान ज्यादा है और मेशत के मराकज बराह रास्त मुतासर हैं। सिंध और बलूचिस्तान इस बार महफूज हैं, मगर शुमाली और वस्ती पाकिस्तान में तबाही शदीद है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 20 बरस में जनूबी एशिया में बड़े सैलाबों की तादाद दुगनी हो गई है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ने 2025 में पाकिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क करार दिया है। यानी अगर आलमी सतह पर कार्बन के अखराज को ना रोका गया और मुल्क के अंदर मौसर हिफाजती इकदाम ना किए गए तो पाकिस्तान को आइंदा भी 2010, 2022 और 2025 जैसे या इससे भी बड़े सैलाबों का सामना करना पड़ेगा। ये सच है कि सैलाब की तबाहकारियों को कम किया जा सकता है अगर पहले से मंसूबाबंदी और मजबूत हिफाजती इंतजामात हों, लेकिन 2025 के सैलाब ने एक बार फिर दिखा दिया कि पाकिस्तान की डिजास्टर मैनेजमेंट में कितनी बड़ी खामियां हैं। भारत ने अगरचे आबी मालूमात नहीं दी, मगर पाकिस्तान का अपना वार्निंग सिस्टम भी नाकाम रहा। पंजाब के हुक्काम का दावा है कि उनका अर्ली वार्निंग सिस्टम लाखों लोगों को बचाने में मददगार साबित हुआ, मगर हकीकत ये है कि बेशतर देहातों को बरवक्त इतला ही नहीं मिली। कई जगह लोग तब निकले जब पानी उनके दरवाजे पर था और रेस्क्यू देर से पहुंची। दूसरी कमजोरी स्ट्रक्चर और प्लानिंग की है। दरियाओं के किनारे और नशेबी इलाकों में आबादी बढ़ती रही, मगर हिफाजती बंद और ड्रेनेज सिस्टम पुरानी हालत में ही रहे। गैर कानूनी तामीरात ने मजीद तबाही को यकीनी बनाया। हुकूमत खुद मानती है कि दरिया और नालों के किनारों पर गैर कानूनी तामीरात हुई और नुकसान बर्दाश्त करने के सिवा कोई चारा नहीं था।
یہ صرف دیہات نہیں بلکہ شہروں کا مسئلہ بھی ہے۔ لاہور، کراچی، پشاور، ہر بڑے شہر میں نکاسی آب کا نظام خستہ حال ہے۔ سیالکوٹ میں ایئرپورٹ اور سڑکیں بنانے والے لوگ بھی بارش کے پانی کو نہ سنبھال سکے۔ 2021 میں نکاسی آب کے لیے $25 کروڑ کا منصوبہ شروع ہوا، مگر 2025 میں بارش آتے ہی گٹر بند اور سڑکیں تالاب بن گئی۔ دیہی علاقوں میں بھی جنگلات کی کٹائی اور دریاؤں کے راستوں میں رکاوٹ نے سیلابی پانی کو زیادہ تباہ کن بنا دیا۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی اضلاع جیسے سوات، شانگلہ اور دیر میں لینڈ سلائیڈنگ اور مٹی کے تودے گرنے سے صورتحال اور بگڑ گئی۔ حکومت ہر بڑے سیلاب کے بعد وعدہ کرتی ہے کہ آبادیوں کو فلڈ زون سے ہٹایا جائے گا، مگر اگلی بار وہی بستیاں پھر وہیں آباد ملتی ہیں۔ ایک اور بڑی کمزوری وسائل اور گورننس کی ہے۔ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کے پاس نہ وسائل ہیں نہ صلاحیت کے فوری اور مؤثر رد عمل دے سکیں۔ ایک ریسنٹ آڈٹ رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ صرف انہی فنڈز میں 15 ارب روپے کی بے ضابطگیاں پائی گئیں جو آفات سے نمٹنے کے لیے مختص تھے۔ دنیا بھر میں جب قدرتی آفات سے فصلیں تباہ ہوتی ہیں تو کسانوں کے لیے سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے انشورنس، لیکن پاکستان میں صورتحال بالکل مختلف ہے، کیونکہ یہاں زرعی شعبے کے لیے کوئی مؤثر فصل یا موسمی انشورنس موجود ہی نہیں۔ 2022 کے سیلاب نے یہ حقیقت کھول دی کہ جن کسانوں کی فصلیں مکمل برباد ہوئی ان میں سے بھاری اکثریت کے پاس کوئی بیمہ نہیں تھا۔ نتیجہ یہ کہ سارا نقصان انہیں خود برداشت کرنا پڑا۔ چھوٹے کسان جو پہلے ہی قرض لے کر بیج اور کھاد ڈالتے ہیں وہ دوہرے بحران میں پھنس گئے۔ پچھلے قرض کی ادائیگی بھی باقی اور نئی فصل کے لیے پیسہ بھی نہیں بچا۔ ماہرین نے اسے کسانوں کے لیے ایک معاشی قمار بازی کہا، کیونکہ ہر سال وہ موسم کے رحم و کرم پر جوا کھیلتے ہیں، کبھی سیلاب، کبھی خشک سالی اور آخر میں محنت ضائع۔ 2022 کے بعد اس وقت کی حکومت نے بظاہر بڑا اعلان کیا تھا کہ 1.8 ٹریلین روپے یعنی تقریباً $8 ارب کے پیکج سے کسانوں کو سہارا دیا جائے گا۔ اس میں سبسڈی اور آسان قرضے تو تھے، لیکن براہ راست معاوضے کا کوئی مربوط نظام نہیں تھا۔ جن کھیتوں کی فصل مکمل ختم ہوئی ان کے مالکان کو عملاً کچھ نہیں ملا۔ زیادہ تر کسان کو صرف کھاد یا قرض پر معمولی ریلیف دیا گیا۔ ابھی تک پاکستان میں کوئی قومی سطح کی فصل بیمہ پالیسی موجود ہی نہیں۔ 2018 میں پنجاب کے چند اضلاع میں پائلٹ پروجیکٹ ہوا تھا، مگر وہ اتنا محدود تھا کہ کوئی اثر نہ ڈال سکا۔ منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے خود 2023 میں تسلیم کیا کہ نہ انشورنس کمپنیاں تیار ہیں نہ حکومت کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ پورے ملک کو کور کیا جا سکے۔ یہ دیہی معیشت کے لیے ایک بڑا خلا ہے۔ بغیر انشورنس کے کسان ہر آفت میں سب کچھ کھو دیتے ہیں اور پھر صرف سرکاری امداد کی آس رکھتے ہیں جو اکثر نہ ہونے کے برابر نکلتی ہے۔ 2022 کے بعد فی ایکڑ یا فی خاندان چند ہزار روپے کا اعلان ہوا، مگر نقصان کی شدت کے مقابلے میں وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ تھا۔ نتیجہ یہ کہ کسان قرض کے جال میں اور گہرے پھنس گئے۔ فصل گئی لیکن قسط پھر بھی دینی پڑی۔ المیہ یہ ہے کہ بہت سے کسان ابھی پچھلے سیلاب کے قرض اور نقصان سے سنبھلے بھی نہیں تھے کہ 2025 کا نیا سیلاب ان پر ٹوٹ پڑا۔ یہ موجودہ سیلاب پاکستان کے لیے ایک واضح ویک اپ کال ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے اس دور میں ایسے واقعات معمول بن سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم پھر پرانی غلطیاں دہراتے رہیں گے یا مستقبل کے لیے کچھ سیکھیں گے؟